Hello student, I am Vaibhav Sharma. I am going to make lecture videos of physics from here, and today I am starting the new chapter, reflection of light at spherical interface. But before starting this chapter, कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी होंगी, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, और व्हाट इज़ स्फेरिकल इंटरफेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो। लाइक एयर से अगर कोई लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास का जो अपर सरफेस होगा वो होगा उसके लिए इंटरफेस। अब स्फेरिकल इंटरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जो स्फेयर से कंप्लीट होके बना हो, ऐसा सरफेस जो स्फेयर से बना हो। लाइक हमारे पास एक ग्लास का एक सॉलिड स्फीयर था और हमने क्या किया, उस स्फीयर को इस तरीके से ऐसे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक होने पर क्या होगा, अगर ये पोर्शन को हम हटा देंगे तो ये हमारे पास एक पोर्शन बचता है। तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल इंटरफेस। दिस एक ये सरफेस हमारे पास बनता है और एक ये सरफेस बनता है। अगर लाइट का रिफ्रैक्शन ये दबी हुई सरफेस से हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, और अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हम लोग इस सरफेस से स्टडी करेंगे तो ये सरफेस होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल इंटरफेस और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये वाला कॉनकेव इंटरफेस। ओके, मेरे हिसाब से शायद आपको ये स्फेरिकल इंटरफेस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आप सभी लोग जानते हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ के आए हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो दो मीडियम होंगे, दोनों मीडियम में एक रेयरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा। और एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो डेंसर मीडियम में लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो दूसरे मीडियम में नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, तो स्फेरिकल इंटरफेस में हम लोग पहली स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल इंटरफेस। तो इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और डेरिवेशन का फॉर्मूला है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यहाँ पे N1 N2 UVR क्या है, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा फर्स्ट मीडियम का, और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। U क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से स्फेरिकल इंटरफेस तक की डिस्टेंस को हम लोग U यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और V क्या है, V स्फेरिकल इंटरफेस से इमेज तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग V बोल रहे हैं। और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल इंटरफेस। ओके, ठीक है। अब इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। हम लोगों ने एक कंसीडर कर लिया है कि मीडियम 2 हमारा डेंसर मीडियम है और मीडियम 1 एक रेयरर मीडियम है, और मीडियम 2 में एक स्फेरिकल इंटरफेस बना हुआ है, स्फेरिकल सरफेस बना हुआ है, और इस स्फेरिकल सरफेस का पोल P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, और दिस लाइन, ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट O जो है ये प्लेस है प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट रे अगर इस तरीके से जाती है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, पॉइंट M है हमारा स्फेरिकल इंटरफेस का, यहाँ पर हमारी लाइट रे एक इंसिडेंट हो रही। ठीक है, CMN क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग कंसीडर करते हैं, CMN एक नॉर्मल है। ठीक है, तो जब यहाँ से लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो सिंस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन डेफिनेटली इट विल बेंड फ्रॉम बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, तो लाइट की जो डायरेक्शन है रिफ्रैक्टेड लाइट की, ये M कंसीडर कर देते हैं Q, MQ डायरेक्शन में ये लाइट रे हमारी आगे बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा कि अगर इस लाइट को हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो वर्चुअल इमेज I हमें ऑब्टेन होती है, ये वर्चुअल इमेज I इस ऑब्जेक्ट O का इमेज है, वर्चुअल इमेज इस ऑब्जेक्ट की। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये एंगल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, ऐसे इमेज का एंगल बीटा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C का एंगल गामा इंसिडेंट हो रहा है। ओके, देन
अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, तो दैट इज़ दिस एंगल, ये हमारा एक इंसिडेंस एंगल होगा, इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। और रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा कि रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो दिस अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग देखें तो ये वाला एंगल भी हमारा आर होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ट्राइंगल कंसीडर करने जा रहे हैं। कौन सा, देखिए, टेक ट्राइंगल ओ एम सी। ट्राइंगल ओ एम सी में हम लोग ये जानते हैं, ये देख लीजिए, इसको अलग से मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। ये पॉइंट O है, ठीक है, ये वाला पॉइंट C है, ये M है, और ये एंगल जो है ये I आपका बन रहा है, ये एंगल अल्फ़ा है, और ये एंगल आपका गामा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गामा आपको क्लियरली दिख रहा है, गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो सिंस गामा इज एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल। मतलब क्या हुआ इसका, गामा जो होगा वो अल्फा प्लस आई के इक्वल होगा, ओके, ठीक है। तो इससे एक चीज हमको मिल जाती है, इससे अगर आई की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा माइनस अल्फा। दिस इज सम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिमिलरली टेक ट्राइंगल IMC। इन ट्राइंगल IMC, इसको भी मैं अलग से बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। IMC, ये गामा है, ये बीटा है, और IMC में ये जो एंगल आ रहा है ये R है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको गामा एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बीटा प्लस आर। तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। This implies that R is equal to gamma minus beta. This is equation number second. Okay. Now हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है। According to Snell's law, sin I upon sin R is equal to N2 upon N1. According to Snell's law, sin I upon sin R is equal to N2 upon N1, ओके। बट अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि इस स्फेरिकल इंटरफेस का अपर्चर बहुत ही छोटा है, ठीक है, मतलब अगर अपर्चर इतना छोटा होगा तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ कॉन्केव सरफेस, वैल्यू आई की वैल्यू आई आर, मतलब वैल्यूज ऑफ आई आर अल्फा बीटा गामा, इन सब की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, आर वेरी स्मॉल। और जब ये एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर फॉर स्मॉल एंगल साइन आई जो होगा, साइन आई क्या कोई भी एंगल हो, साइन थीटा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, एंड ऑल्सो टेन थीटा जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमें थीटा ही मिलता है, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो साइन आई की वैल्यू हमें आई के इक्वल मिलेगी और साइन आर की वैल्यू भी आर के इक्वल मिलेगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी का यूज करके हमको क्या मिल जाएगा, आई अपॉन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमको I इज इक्वल टू क्या मिला था, यहाँ पे लिखा हुआ था I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो I की वैल्यू गामा माइनस अल्फा पुट करेंगे और R की वैल्यू गामा माइनस बीटा यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I, गामा माइनस अल्फा अपॉन R की वैल्यू गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कराएंगे यहाँ पे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा हमको, N1 गामा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। ओके, तो गामा वाली वैल्यू को हम लोग उधर सेंड कर देंगे, बीटा को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो N2 माइनस N2 बीटा है, इधर इस तरफ आएगा तो प्लस का N2 बीटा हो जाएगा। तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा। गामा यहाँ से कॉमन कर लेंगे, N2 माइनस N1 मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ठीक। फिर उसके बाद हमको ये वैल्यूज़ निकालनी होंगी अल्फ़ा बीटा और गामा की अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेंगी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू। हम लोग ये ट्राइंगल एक कंसीडर कर सकते हैं OMA, ट्राइंगल OMA, ट्राइंगल OMA। यहाँ से अल्फ़ा मिलेगा, या अलग से एक पूरा फिगर देख लीजिए आप लोग। ये पॉइंट A है, इधर M है, ये O है, ये वैल्यू अल्फ़ा है और इसकी हाइट हम लोगों ने कंसीडर की थी H, ठीक है। और A से पास में ही जुड़ा हुआ पॉइंट P है। और एक बात और हम लोग देखेंगे कि अगर स्मॉल अपर्चर है, फॉर स्मॉल अपर्चर, पॉइंट A जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग P कंसीडर करेंगे। मतलब अगर इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे OMA में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज H अपॉन OA, बट A को हम लोगों ने क्या कंसीडर करना है, P कंसीडर करना है, क्योंकि सारी डिस्टेंस जितनी भी होंगी ये सारी डिस्टेंस U, V, R ये सारी पोल से ही कंसीडर करते हैं और पॉइंट A अप्रॉक्सीमेटली P के इक्वल है, तो OA को हम लोग H अपॉन OP लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर स्मॉल अपर्चर है तो अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू हमें अल्फा मिलेगा। मतलब क्या हुआ हमारा कि tan अल्फा जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा और अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन OP, और हम लोगों ने OP की डिस्टेंस जो है वो U लेट की हुई है, तो OP इज इक्वल टू U। बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये जितनी भी लेफ्ट साइड है ये x एक्सिस की पॉजिटिव, ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये जितनी भी डिस्टेंस होंगी सारी लेफ्ट साइड वाली उनको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दैट इज वाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस H अपॉन U। होप ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, सिमिलरली जैसे ट्राइंगल हम लोग IMA कंसीडर कर सकते हैं, ट्राइंगल IMA से tan बीटा भी ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन V, वो भी नेगेटिव वैल्यू होगी। एंड tan गामा भी ऐसे निकल सकता है, tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन ये डिस्टेंस R, वो भी माइनस का, ठीक है। और यही वैल्यू tan बीटा बीटा के इक्वल होगा और यही चीज़ गामा के इक्वल होगा। यानी अल्फा की वैल्यू माइनस H अपॉन U, बीटा की वैल्यू माइनस H अपॉन V एंड गामा की वैल्यू माइनस H अपॉन R। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3rd। ओके, मर गए। ओके स्टूडेंट, तो ये 3rd इक्वेशन हम लोगों को मिल चुकी थी, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा इज इक्वल टू गामा N2 माइनस N1। अब इस वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अगर पुट कर लें, कैसे निकालेंगे हम लोग अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। इस ट्राइंगल में देखिए OMA में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्राइंगल OMA में, अगर हम लोग tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की हाइट हम लोगों ने H कंसीडर की थी और बेस की वैल्यू है OA। बट हम लोग जानते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर ये पॉइंट A भी जो होगा ये पोल के पास में ही होगा, तो A को हम लोग पोल के पीक एज अ पी कंसीडर कर सकते हैं, तो OA की वैल्यू हम लोग OP कंसीडर कर लेंगे। ओके, और OP की वैल्यू हम लोगों ने लेट की हुई है U, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये वैल्यू सारी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, तो ये U जो होगा ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मतलब क्या हुआ, tan अल्फा होगा वो फॉर स्मॉल अपर्चर, इसकी वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस H अपॉन U। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा के लिए ये अगर ट्राइंगल हम लोग लेते हैं IMA में, तो tan बीटा इज इक्वल टू H अपॉन PI
पी आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन वी मिलेगा, एंड सिमिलरली गामा इज इक्वल टू माइनस एच अपॉन आर मिलेगा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन थर्ड, लुक व्हाट ओके। सो N2 बीटा की वैल्यू है माइनस एच अपॉन वी माइनस N1 अल्फ़ा माइनस N1 अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस एच अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है माइनस एच अपॉन N2 माइनस एच अपॉन वी माइनस N1 अल्फ़ा की वैल्यू माइनस एच अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और गामा की वैल्यू माइनस एच अपॉन आर। इस पूरी इक्वेशन में हम लोग h कंसीडर कर लें, माइनस एच अगर कॉमन ले लेते हैं तो N2 अपॉन वी माइनस एच कॉमन हो जाएगा, ये माइनस का साइन अंदर रहेगा, माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर, और ये माइनस एच हमारा बाहर कॉमन, माइनस एच से ये माइनस एच कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। तो ये दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड, इक्वेशन हमारी डिराइव हो चुकी है, लेकिन कभी कभी बोर्ड पेपर में इसका थोड़ा सा एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म प्रूफ करने के लिए कह देता है कि प्रूफ दैट n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो डेरिवेशन हमारा यहीं तक ही है, बट अगर हम लोग क्या करें इस पूरी इक्वेशन में n1 से डिवाइड कर दें, मतलब n2 बाई n1 अपॉन वी माइनस n1 बाई n1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1 और होल अपॉन R। ओके, तो N2 बाई N1 को हम लोग यहाँ पे N डिनोट करते हैं, N2 बाई N1 इज इक्वल टू N, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस दिस कैंसिल N माइनस 1 अपॉन R। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे डिराइव होके आ जाएगी।